गुड मॉर्निंग भाई। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सरप्राइज। नरेशन। नरेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे आज। अच्छा ये बताओ, आज से पहले किसी ने पेपर में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो होते हैं सेंटेंस गलत किए हैं? आज से पहले किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर गलत किए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नरेशन। नरेशन किससे बना है? एक नरेट वर्ड होता है, इंग्लिश का वर्ड होता है नरेट। नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना मतलब वैसे तो सुनाना होता है, लेकिन कहानी के लिए यूज किया जाता है ये। और क्या सुना सकते हैं? कोई भी एक बात जो हमने कहीं से सुनी है, कहीं से पढ़ी है, कोई भी ऐसी बात जो किसी और ने कही या सुन लिखी है, उसको हम पढ़कर किसी और को बताएंगे। यानी कि तीन लोग हो गए ना यहाँ पर। एक तो बात है यहाँ पर, ये एक सेंटेंस है या पैराग्राफ है या स्टोरी है, उसको ए ने कहा है बी से, तो ए ने बी से बताया है किस वाली बात को, इस वाली बात को। हो सकता है ए की बात हो पुरानी, बी की बात हो पुरानी, सी की बात हो पुरानी, या फिर कोई सी और की बात हो, कुछ भी बात हो, ऐसी बात हो जो हो ही ना, लेकिन ए ने बी को बताई है वो बात, तो उसको नैरेट बोलते हैं। इसी से बना है नैरेशन। नैरेशन दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट नैरेशन, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इनको स्पीच ही बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग शॉर्ट भाषा में बोल देते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं हम लोग, यही तो बोलते हैं ना। अब ए ने जो ये बात बताई है बी को, मान लीजिए यहाँ पे लिखा था ए आई किल्ड ए मैन। ए बी से बोल रहा है, लेकिन ये बात यहाँ पर क्या है, मेरे से राम ने कहा है, यहाँ पे राम है कोई, उसने कहा है किसी और से आई किल्ड ए मैन, तो ए बी को बता रहा है कि राम सैड, राम ने कहा, क्या कहा? आई किल्ड ए मैन। राम ने क्या कहा? आई किल्ड ए मैन। तो ए ने सुनी थी ये कहीं बात, बी को बताई है, तो ये हो गया नरेशन। राम सैड आई किल्ड ए मैन, पूरी बात पुरानी है लेकिन ए बी को बता रहा है, लेकिन इन दोनों का यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। हो भी सकती थी वैसे, जरूरी नहीं है, पर इसमें नहीं हो रही है। देखो, अब इसमें क्या है, राम ने यहाँ पर क्या कहा था पहले, कहीं मतलब जो भी कहा होगा, आई किल्ड ए मैन कहा था, और यहाँ पर भी आई किल्ड ए मैन लिखा है, दोनों जगह बिल्कुल सेम है, डिट्टो लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर यहीं पर ए अपनी भाषा में बताता बी को, अपनी थोड़े शब्दों को चेंज कर देता, ए क्या कहता कि राम ने कहा था कि उसने एक आदमी को मार दिया है, राम ने कहा था कि उसने एक आदमी को मार दिया, तो उसने चेंज कर दिया, आई की जगह यहाँ उसने आ गया, ही आ गया ना, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इसने अपने भाषा में बताया है उसको। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया। डायरेक्ट क्या है? जो पुरानी बात है, ये वाली पुरानी बात, अगर ये सेम टू सेम बताएगा ए बी को, यानी ए का मतलब कोई भी, किसी को भी, ए और बी कोई खास आदमी नहीं है, ए कोई है और बी कोई है, कोई किसी को भी अगर पुरानी बात या फिर अभी की बात, कोई भी बात सेम टू सेम बताएगा जैसी वो थी, तो डायरेक्ट स्पीच। अपने शब्दों में बताएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच। बस इतना ही है, इसको हमें इससे चेंज करना सीखना है। जिसने ये बात समझ ली उसके लिए बहुत आसान होने वाला है। आगे चले, इन्वर्टेड कॉमाज। हाँ भाई, पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक्स जानने होंगे नरेशन के बारे में, बेसिक्स। क्या क्या? इन्वर्टेड कॉमा, इनवर्ट, इनवर्ट। देखो वर्ट क्या है? वर्ट होता है मोड़ने से संबंधित, मोड़, ऐसे ऐसे ये मोड़ रहा है, सब मोड़ है ना, ये सब मोड़ा हुआ है। वर्ट, वर्ट से हमारी बनती है वर्टिब्रेट, हमारी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि वो हमारी मोड़ने में सहायता करती है, कुछ ऐसी होती है ना रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रेट उसी से बनती है। इनवर्ट, इन मीन्स में, इनका मतलब अंदर भी होता है, अंदर की तरफ मुड़ना, इनवर्ट। इनवर्टेड, अंदर की तरफ मुड़े हुए। कॉमा, कॉमा मतलब कॉमा, यानी कि जो अंदर की तरफ मुड़ेंगे, कॉमा ऐसे, ऐसे। यहाँ पर जो है वैसे ऐसे बनाते हैं पेपर एग्जाम में तो ये लोग, पर मेरे थोड़े हाथ बंधा हुआ है, मेरी आदत ऐसी पड़ रही है उल्टा बनाने की इन्हें। नॉर्मली ऐसे होती है, ये अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, ये ऐसे मोड़ रहे हैं अंदर की तरफ, सेंटेंस की तरफ मोड़ रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा। कॉमाज लिखेंगे क्योंकि दो दो का यूज करेंगे हम, सिंगल कॉमा का यूज नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमाज का यूज। अरे मुझ पे बनाना नहीं आता अच्छे से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज का यूज। इन्वर्टेड कॉमा समझ में आया? ये वाले कॉमा जो आप लोग देखे भी होंगे नॉर्मली। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको साफ करते हैं तब समझ में आएगा। हम्म 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 हम्म।
देखो भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? अब रिपोर्टिंग वर्ब कोई वर्ब मत समझ लेना कि वर्ब है। वैसे हम लोगों ने पढ़ा भी थे रिपोर्टिंग वर्ब। कहाँ पढ़े थे बताना ज़रा लिख के कमेंट में। देखूँ तो कितना पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे लिख के आएँगे सेंटेंस में, इस टाइप से एक यहाँ पे लिखा होगा, फिर यहाँ पर एक कॉमा होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा जो अभी बताया था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होगा, यहाँ पर एक फुल स्टॉप होगा, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा बाद में होगा, फुल स्टॉप पहले होगा, ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर की फ्रेज को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में आरवी बोलेंगे हम लोग आगे अब, आरवी कहते हैं, यानी कि ये वाली। ये ज़रूरी नहीं है इस साइड, और पीछे भी लगा देते हैं कुछ लोग यार, जो होते हैं ना पेपर में घुमाने के लिए बच्चों को, क्या करते हैं पीछे लगा देंगे। तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का देखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का ये है, बाहर जो कुछ भी है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया? क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की फ्रेज को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग नहीं होता है यार, ये गलत लिखा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की फ्रेज को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कि ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। तो अब समझ में आया, आरवी बाहर है, आरएस अंदर है, स्पीच अंदर है, वर्ब बाहर है, अंदर वाली रिपोर्टेड है, बाहर वाली रिपोर्टिंग है। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है? और ये अंदर फ्रेज नहीं होती है भाई, अंदर क्लॉज होती है। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं? फ्रेज, फ्रेज बराबर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, ऐसा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसका अपना कोई मतलब नहीं बन पाएगा अगर उसे सेंटेंस से बाहर निकाल दिया, ठीक है? यानी कि इसमें हेल्प सब्जेक्ट नहीं होगा या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक चीज की कमी रहेगी। हम्म क्लॉज, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कैन बी यूज्ड अलोन, यानी सेंटेंस का पार्ट जिसका यूज अकेले भी कर सकते हैं, तो ये तो पूरा सेंटेंस ही आएगा यहाँ पर, तो एक क्लॉज होगा। वैसे ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पढ़ने के लिए, फिर भी बता दे रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। फ्रेज क्या है? सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना मीनिंग नहीं बन पाएगा अगर सेंटेंस से बाहर आ गया। क्लॉज सेंटेंस से बाहर आने के बाद भी सेंटेंस की तरह ही कार्य करेगा। समझ में आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा, ये तीन चीज़ समझ में आनी चाहिए। और नरेशन समझ में आनी चाहिए, कौन कौन सी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या था? डायरेक्ट था जब सेम टू सेम बताया जा रहा था, इनडायरेक्ट अपनी भाषा में चेंज किया जा रहा था। बेसिक रूल्स, किस चीज़ के बेसिक रूल्स भाई? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बेसिक रूल्स पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब देखो, आप लोगों ने बहुत साल ट्राई किया है, पढ़ा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बने हैं, क्यों? हो सकता है आप लोगों ने मेहनत नहीं की हो, या सोचता है टीचर की गलती रही हो, या फिर कोई बेसिक ही समझ में ना आया हो। तो बेसिक क्या था इसमें? बेसिक चाहिए आपको, सेंटेंस बनाने आने चाहिए, सेंटेंस पहचानना पड़ेगा ना अभी हमको सबको, तो सेंटेंस आना चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से मेरा क्या मतलब है? मेहनत करने से मेरा मतलब है जो कुछ भी रूल्स बता रहा हूँ उनको लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, रटना नहीं है, बार बार बस पढ़ना है, पढ़ना है। हम्म देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पहला रूल, रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच बोलते ही क्या ध्यान आया? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य को यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे पृथ्वी सूरज से छोटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसे बदल नहीं सकती। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसा सत्य जिसे बदल नहीं सकते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, नहीं बदल सकते हो आप उसे, है ना? गलती से बदलोगे फिर। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना से क्या तात्पर्य है? कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, क्योंकि हिस्ट्री तो बदल नहीं सकते ना आप। हिस्ट्री बदल सकता है कोई? भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था। बदल दो जाकर एक बार, बदल दो, कौन बदल सकता है? नहीं बदल सकते ना। तो ऐतिहासिक घटना, सामान्य सा सत्य, सामान्य सत्य मतलब जनरल ट्रुथ, जैसे अभी बताया 2 और 2 4, ये सामान्य सत्य भी होता है, 1 और 1 2, है कि नहीं? ये बदल नहीं सकते हैं, तो ये सामान्य सत्य। अगर ये आता है रिपोर्टेड स्पीच में, फिर इसे बदला नहीं जाएगा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे डायरेक्ट लिखो इसे, चाहे इनडायरेक्ट, यानी कि चाहे तो सेम टू सेम लिखो, चाहे अपनी भाषा में लिखो, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है?
और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों स्पीच में समान लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, हिस्टोरिकल इवेंट आएगा या सामान्य सा कोई जनरल ट्रुथ आ जाएगा, तो उसको चेंज नहीं करना है आपको, इनडायरेक्ट बनाते टाइम सेम टू सेम उतार देना है। किसको चेंज नहीं करना है? रिपोर्टेड स्पीच को। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले। कंजंक्शन भी बदल दिया जाता है जो रिपोर्टेड, क्या है ये? अच्छा पीछे वाला आ गया ये, एक सेकंड, हाँ सही है ना, रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखा है, मुझे लगा था रेड पेन से चला हुआ है। कंजंक्शन भी बदला जाता है जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया था स्टेप से, ये क्या था? आरबी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर आर एस, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप यहाँ पर था। तो यहाँ पर ये जो कॉमा आ रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये इसको और इसको जोड़ रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि इसको भी चेंज किया जाता है। कंजंक्शन भी बदल दिया जाता है जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है, आरबी और आरएस को जोड़ता है, जो इसको भी चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है ये बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या चेंज नहीं करना है। अभी हम लोग सीखा है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। कब? जब हिस्टोरिकल ट्रुथ आ रहा होगा या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा होगा, जनरल ट्रुथ आ रहा होगा, तब इसको चेंज नहीं करना है। कॉमा को चेंज करना है। ये बात समझ में आ गई? दो चीज पता चल गई। आरएस को कब चेंज नहीं करना है? जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, हिस्टोरिकल इवेंट होगा, जनरल ट्रुथ होगा। कॉमा को चेंज करना ही करना है हमेशा। ठीक है, आगे चलें। रूल नंबर 2 कंप्लीट। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट, मैं तो कहूँगा मज़ेदार रूल जिसे बोलते हैं, मज़ेदार, दिल खुश हो जाएगा अगर सीख लिया तो, नहीं सीखा तो रोगे। प्रोनाउंस आर आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे अभी। प्रोनाउंस, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द, इसकी मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी जब प्रोनाउन पढ़ाई थी, इस टाइप से बनवाई थी एक, ऐसे, फिर क्या था उसमें, ऐसे था, फिर इसमें एक ऐसे था, हम्म हम्म हम्म, और फिर 1 2 3 4 इस टाइप से था ना, 1 2 3 4 ये बनवाई थी। यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा था, यहाँ सेकंड पर्सन लिखा था, यहाँ थर्ड पर्सन लिखा था। तो इस टेबल को याद किया था? नहीं किया होगा, अब भुगतना भी आएगा दोबारा। ये देखो, प्रोनाउंस आर ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू 1 2 3/SON। ये एक तरीके से आप फॉर्मूला, ट्रिक कुछ भी मान सकते हो। वैसे मेरा ट्रिक नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। हमारे टीचरों को ने हमें ऐसे पढ़ाया था, उनके टीचरों ने भी उन्हें ऐसे ही पढ़ाया था, क्योंकि ये कारगर तरीका है। देखो कैसे करते हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, और ये देखो, इस 1 2 3 को आप पढ़ोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है भाई। नीचे वाले को क्या पढ़ोगे आप? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। अब ये कौन से हमेशा आएंगे? ये होंगे रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस। ये किसका है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? ये रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। तो क्या पता चला हमको? अभी कुछ पता नहीं चला, अभी तो बस ये पता चला है क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आएगा, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच, यही तो है। अगर इसमें कोई प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले उसका पर्सन देखना है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा होने कुछ और ऑप्शन नहीं है। अगर वो फर्स्ट हुआ तो वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकंड हुआ तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड हुआ तो चेंज ही नहीं करना है, जो है वही लिख देना है। क्या समझ में आया? रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन है वो आपको ढूंढने हैं, उनका पर्सन ढूंढना है। पर्सन कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। अगर फर्स्ट है तो इसमें सब्जेक्ट से चेंज कर देना है, और सेकंड है तो इसके ऑब्जेक्ट से, थर्ड है तो चेंज नहीं करना है। बस इतना काम था। अब चेंज कैसे कैसे चेंज करके क्या लिखना है वो देखेंगे हम यहाँ पर। दोबारा बना दिए टेबल, एहसान कर रहा हूँ, एहसान, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है? आई, बी, सेकंड केवल यू, थर्ड ही सी इट दे और जितने भी नाम वो होंगे अदर्स, राम मोहन सीता वीता। तो लड़के के लिए ही का यूज करते हैं, लड़की के लिए सी का यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के लिए, वस्तुओं के लिए, निर्जीव के लिए इट का यूज करते हैं, बहुवचन के लिए दे का यूज करते हैं, तुम के लिए यू का यूज करते हैं, हम के लिए वी का यूज करते हैं, मैं के लिए आई का यूज करते हैं।
सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, पजेसिव केस ये होता है, पजेसिव केस ये होता है। समझो, अगर हम सब्जेक्ट की जगह पर कुछ लिख रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पर कुछ लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस में से ही लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में से लिखेंगे। अगर इस वाले पजेसिव केस की जगह कुछ लिखेंगे तो यही वाला आएगा, और इस वाले में से लिखेंगे तो इस वाले में से ही आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या समझ में आ रहा है इस चीज़ से? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आ रहा है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड एंड योर ब्रदर with his friend and her uncle। ठीक है, कुछ इस टाइप का सेंटेंस आ गया यहाँ पर। इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही तो प्रोनाउन चेंज होता है, बाहर नहीं होगा। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, सिर्फ अंदर का चेंज होगा। चेंज करते टाइम हमें देखना है आई। देखो, जो लड़का पढ़ा है ध्यान से अभी तक क्लास, उसे देखते पता चल जाएगा आई क्या है, सब्जेक्ट। जो नहीं पढ़ा है उनको भी पास होना है, तो उनके लिए भी एक तरीका है। उनको ये उठाना है, ढूंढना है आई कहाँ लिख रहा है। ढूंढो इसमें, ये रहा आई, मिल गया। आई किस में है, सब्जेक्टिव केस में। यानी कि आई की जगह पर जो कुछ भी आएगा वो इसी लाइन में से आएगा, सब्जेक्टिव केस में से ही आएगा। आई की जगह पर जो भी आएगा। अब कैसे आएगा? आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के नीचे क्या आ रहा था, 1 2 3/SON में सब्जेक्ट आ रहा था, तो यानी इसका जो सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट बाय द वे हो गया बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका सब्जेक्ट हो गया मोहन, मोहन हो गया ना, मोहन को क्या बताया था, ही। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अगर इसका सब्जेक्ट हो गया सीता, तो क्या आएगा यहाँ पर, सी। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं इसको एक बार कैसे कैसे करना है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तब एक एक सेंटेंस करेंगे अच्छे से। अभी बस हम लोग देख रहे हैं बेसिक, क्या क्या करना है हमको। अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं, करना देख रहे हैं, करेंगे क्या। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे होना है। जिसको आ गया अच्छी बात, नहीं आया तो बस एक बार टेबल रट लेना। ये टेबल रटनी पड़ेगी सभी को, चाहे समझ में आया हो ना आया हो। बनाने का तरीका बता दूं? चलो भाई बता ही देता हूँ, आप लोगों से क्या छिपाना। देखो इधर, ध्यान से। लाइट चली गई है रूम पे से, पर कोई दिक्कत नहीं, अपना लैपटॉप है, कैमरे की जरूरत है नहीं। पर्सन, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव, तीन चीज़ होती हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव। पजेसिव दो टाइप के होते हैं, एक पजेसिव सिंपल, एक पजेसिव विदाउट, यहाँ पे नाउन वाला, जिसमें विदाउट प्रोनाउन, यहाँ कुछ नहीं होगा पीछे, यहाँ कुछ नहीं आएगा इसके पीछे। इसके पीछे कुछ जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा इसमें। तो ये दो टाइप के पजेसिव होते हैं, एक के पीछे कुछ नहीं आता है, एक के पीछे कुछ आता है। इतना समझ गए? फर्स्ट पर्सन, हमेशा फर्स्ट कौन आना चाहिए पृथ्वी पे? पृथ्वी पे हमेशा फर्स्ट कौन आना चाहिए, मैं। हमेशा फर्स्ट कौन आना चाहिए, मैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, उन्होंने मतलब ना कि घमंड की बात है, ये बात है, वो बात है। याद करने का तरीका है, जस्ट सबसे पहले कौन आना चाहिए इस पृथ्वी पर, मैं। चलो मैं को हटा देते हैं लाइन में से, मैं तो हो गया। बचे हुए में से कौन आना चाहिए हमेशा फर्स्ट, हम आने चाहिए, क्योंकि हम में मैं भी होता हूँ। हम आने चाहिए, यानी कि मैं और मेरे साथ वाले हम। ठीक है, चलो हट गया। उसके बाद कौन आना चाहिए, फर्स्ट आ गए। सेकंड कौन आना चाहिए फिर, कोई और आना चाहिए तुम्हारे जिससे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो 3 लोग, मैं, एक ए है, बी से बात कर रहा है। ए के साथ 5 लोग खड़े हैं, ये बी के साथ नहीं है कोई भी। ये बात कर रहे हैं डी के बारे में, डी के बारे में बात कर रहे हैं कि बात का टॉपिक डी है। अब ए ने कहा इस पृथ्वी पे सबसे अच्छा कौन है, ए, मैं हूँ। बी ने कहा है गलत बात है भाई। उसने कहा ठीक है चलो मैं अकेला नहीं हूँ, हम है। अब बी अपनी तरफ ही जा रहा है, हम है। उसने कहा चलो ठीक है फर्स्ट तुम हो गए, तो सेकंड कौन है? उसने कही चलो सेकंड डी को बताएगा तो बी और ज़्यादा बुरा मान जाता, तो इसने क्या काम किया, सेकंड बना दिया तुमको, कि तुम सेकंड हो, चलो तुम। इसने ए से बी से कहा कि तुम सेकंड हो, तो तुम हो गया सेकंड। और बी ने कहा फिर बचा लोगों को क्या, तो ए ने बोल दिया कि बच्चे जो भी हैं, डी जो है जितने भी, वो सब थर्ड है, जो कुछ बच गया वो थर्ड में आ गया सब। तो तुम क्या हो, तुम सेकंड हो, मैं और हम फर्स्ट है। समझ में आ गया? अब इनके ऑब्जेक्टिव पर जैसे भी याद कर लेना भाई, आई का मी, माई, अवर, ये वगैरह तो याद कर लेना, उनके बाद लिख लेना। समझ में आ गया पर्सन कैसे याद करना है। मैं और हम फर्स्ट है, तुम सेकंड हो, बचे हुए सब थर्ड है। हम्म, मैं और हम फर्स्ट है, तुम सेकंड हो, बचे हुए सब थर्ड।
पर ध्यान रखना थर्ड ही अच्छा है, थर्ड के नीचे नो चेंज आ रहा था, कभी बदलता नहीं है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 कर लिया ना। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्तमान, वर्तमान का तात्पर्य प्रेजेंट, अगर आरबी, आरबी समझ में आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा वाला, बाहर वाला, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला, और यहाँ वाला आर एस, अगर आरबी में प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच आर एस के काल में, काल मतलब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब टेंस में परिवर्तन होता है क्या, ऐसा कहीं पढ़ा हमने, अभी नहीं पढ़ा। लेकिन ये क्या पढ़ा, ये नहीं कि इसमें अगर प्रेजेंट आ गया या फ्यूचर आ गया मतलब पास्ट नहीं आया, इसका मतलब पास्ट आने पर टेंस में परिवर्तन होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर आ गया अगर बाहर, बाहर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं करना है फिर उसका, इसका मतलब पास्ट आने पर टेंस चेंज करना है। तो अगला रूल यहीं पे आने वाला है, नहीं आया अभी, लेकिन आ गया, आ गया, आ गया। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नानुसार बदला जाएगा। ये चीज रटनी पड़ेगी अब आपको, रटनी तो वैसे नहीं पड़ेगी अगर समझोगे ध्यान से, इंग्लिश में कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। एक बात समझ में आ गई, प्रेजेंट या फ्यूचर अगर बाहर है तो अंदर वाले का टेंस चेंज नहीं होगा, अंदर वाले टेंस चेंज कब होगा, जब बाहर पास्ट होगा। कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट को कर देंगे हम पास्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार समझो, यानी प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट को पास्ट। अगर पास्ट ही आ गया तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है, बताया था ना, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये दोनों आगे कोई कहने लगता है कि भैया हम ना मानने ये बात, हम कह रहे हैं भाई पास्ट परफेक्ट ही आगा, इन दोनों को नहीं बदलेंगे, इन दोनों को नहीं बदल पाएंगे क्योंकि ये फाइनल स्टेज पहुंच जाती है यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आया तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस आया तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा, इसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आया ये बात। टेंस में और क्या चेंज होगा, बिल का बुड करेंगे क्योंकि फ्यूचर में जो आता है बिल उसका बिड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, इजेमआर का वॉज वर, हैजैब का हैड, कैन का कोड, सब पास्ट में जा रहे हैं, ये देख रहे हो, मे का माइट, यानी जो कुछ भी था सब पास्ट में जाना है। सम अदर वर्ड्स व्हेन आर वी इन पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो कुछ और वर्ड्स भी चेंज होंगे, सम अदर वर्ड्स, क्या क्या, दिस को डेट करेंगे, दीज को दोज करेंगे, टुडे को डेट डे करेंगे, टुनाइट को डेट नाइट करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे करेंगे, हेयर का देयर, कम का गो, नाउ का देन, एगो का बिफोर या अर्लियर, लास्ट का द प्रीवियस, नेक्स्ट का द फॉलोइंग। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया जी यहाँ तक। इनको रटना पड़ेगा, एक बार मैं स्क्रीनशॉट के लिए आप लोगों के लिए तैयार कर दूं। खींच लेना स्क्रीनशॉट, 1 2 3, देखो गलती भी मिल गई यहाँ पर, नेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है, अपने आप लिख लेना। चलो लिख देता हूँ, रोने लगोगे। हाँ जी, ठीक है, इनको भी फोटो ले लो एक बार, और स्क्रीनशॉट लेके रखने से मोबाइल से कुछ नहीं होता है, इन्हें लिख के याद करो भाई। रूल नंबर 5, लास्ट रूल, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जो आरबी है, आरबी कॉमा आर एस, इसमें तो क्या क्या चेंज होना था, प्रोनाउन और टेंस और कुछ वर्ड्स। टेंस कब चेंज हो रहा था, जब पास्ट आ रहा था, प्रोनाउंस हमेशा चेंज होने हैं, वर्ड कब चेंज हो रहे थे, पास्ट आने पर। प्रोनाउन कब चेंज नहीं होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ आने पर, यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह आएगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। चार चार बातें समझ में आ गई। पांचवा रूल इसके लिए बना, कॉमा के लिए कंजंक्शन चेंज होगा, वो हर टेंस के अनुसार चेंज होगा, वो हम टेंस नहीं सेंटेंस के अनुसार, और ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अनुसार, आरबी और कॉमा किसके अनुसार चेंज होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस कौन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सेंटेंस बताओ। देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं एक बार फिर,
असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव रटे थे हम लोगों ने 20 दिन रोज रोज रटे थे, आज काम आए हैं ये। और अब का इन्हीं के अनुसार चलेंगे हम लोग पढ़ाई अपनी। तो क्या समझे? आर बी कॉमा आर एस इन्वर्टेड कॉमा में बंद, स्टेप से है ना। तो आर एस किस किस के अनुसार चेंज होगा? पहला कंडीशन नो चेंज। कब नहीं होगा चेंज? जब यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हिस्टोरिकल बात, कोई ऐसी चीज जो बदली नहीं जा सकती, वो होगी तो नहीं होगा चेंज। नंबर दूसरा, प्रोनाउन चेंज होगी हमेशा उस टेबल के अनुसार, 1, 2, 3 एस ओ एन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट इसका, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट इसका, थर्ड पर्सन होगा तो चेंज नहीं होगा। नंबर 3 पे क्या चेंज करना है हमको? टेंस चेंज करना है। अगर आर बी पास्ट में है तो, पास्ट में है तो चेंज होगा। कुछ वर्ड्स चेंज करने हैं। कब चेंज करने हैं? जब आरबी पास्ट में। कॉमा को और आरबी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? इनके अकॉर्डिंग। असर्टिव में कुछ और लगेगा, इंटेरोगेटिव में कुछ और लगेगा, इंपेरेटिव में कुछ और, एक्सक्लेमेटरी में कुछ और, ऑप्टेटिव में कुछ और इनकी जगह पर। ठीक है, समझ में आया? यही हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर सब इतना आसान होता तो एक दिन में खत्म नहीं हो जाते डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है भाई। तो क्वालिटी डे, क्वालिटी डे का मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? ये है एक ईडियम। ईडियम क्या होते हैं? मुहावरे। किसके? इंग्लिश के। तो उनमें से एक है क्वालिटी डे। इसका मतलब क्या होता है? आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मतलब काम खत्म करना है, मतलब काम खत्म आज के लिए। ओके, इसका मतलब क्वालिटी डे। बाय, थैंक यू।